वेरी वेलकम लेफ्टिनेंट कमांडर विनफील्ड विंसेंट सर। आज आप हमारे साथ जुड़े हो, पूरी डीडब्ल्यू की फैमिली को अपने न्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे। जो आपकी लाइफ थी इन यूनिफॉर्म, नेवल ऑफिसर की जो आपने लाइफ बिताई, वो 10-11 साल का आपका जो एक्सपीरियंस था। उससे पहले आप कैडेट रहे, कैडेट से पहले आपका जो सपना था एक एस्पिरेंट की तरह, और उसके बाद अब आपने ट्रांजिशन करा कॉर्पोरेट में। हम उन सारी चीजों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आप एक दो लाइनों में अगर अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बता सको जो आपकी नेवल सर्विस थी, उसके बारे में, तो मजा आ जाएगा आज। डेफिनेटली नकुल, थैंक यू। पहले तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और मेरे लिए भी ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं यंग एस्पिरेंट्स जो हैं उनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि मैंने कैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन की और कैसे मेरे लिए डिफिकल्टीज आई थी और फिर भी मैंने उनको ओवरकम किया। तो जैसे मैं जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था, जब मैं 12th क्लास में था और एनडीए का एग्जाम देना चाहता था 2006 में, तब मैं ढूंढता था कि अगर मुझे कोई मिल जाए, एक आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का ऑफिसर, और मैं उनसे बात करके सुन पाऊं कि वो कैसे उनका एक्सपीरियंस है, बट ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो पहले तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज की मीडियम जो हमारे पास में है, यूट्यूब का जो माध्यम है, उसके थ्रू अगर हमें ये मौका मिल रहा है कि मैं अपनी आवाज पहुंचा पाऊं और यंग एस्पिरेंट सुन पाए कि किस तरीके से हम बात करते हैं और किस तरीके से हम डेवलप होते हैं और कैसे मेरी जर्नी है, तो मैं उसके लिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो मैंने जैसे कि 2010 में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करी, क्योंकि मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। तो मैंने इंजीनियरिंग शुरू करी और मैं एनडीए का एग्जाम की तैयारी करता रहा, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। लेकिन मैंने उन 4 साल में यही सोचा कि मैं अभी इंजीनियरिंग के बाद में एकदम से ज्वाइन करूंगा। तो तो सर, 2010 आपने टोटल लाइक कितने एनडीए अटेम्प्ट दिए? 2016 आपने मेंशन करा, कितने एनडीए अटेम्प्ट दिए? और उस टाइम एसएसबी में आप पहुंचे या फिर रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था आपका? 2006 में मैंने 2 एनडीए के रिटर्न अटेम्प्ट्स दिए, और मुझे पूरा भरोसा था कि मैं रिटर्न भी क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि 900 मार्क्स का था तो, और 450 चाहिए थे। और मुझे लगता है कि मेरे 420 आए थे, और जस्ट थोड़े से मैं रह गया, और लास्ट अटेम्प्ट था, मेरी एज खत्म हो गई उतने में, और मैंने लास्ट उसमें मेरे रिटर्न में मैं रह गया और मैं एसएसबी तक जा ही नहीं पाया। बट मुझे लगता था कि मैं अगर एसएसबी में जाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा एसएसबी तक वहां पे उस टाइम पे नहीं हुआ, और मैं काफी उससे दुखी हुआ था उस टाइम पर कि ये क्या हुआ है। बट मैंने उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लिया, जो कि एक सोल्जर की निशानी होती है, और एक हमारे लाइफ में एक लेसन था वो मेरे लिए। राइट, एकदम एक ऐसा एक्सपीरियंस है लाइक रिटर्न क्लियर नहीं हुआ तब, तो आपका लाइक 6-7 महीने या फिर 2-3 महीने आपको काफी ऑफ फील हुआ होगा, जिस चीज का सपना देखा वो नहीं हो पाया। और आज जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने मेंशन करा आप चंडीगढ़ में रहकर पढ़े हो। चंडीगढ़ में जो है चंडी मंदिर कमांड भी है आर्मी की, तो आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स काफी ज्यादा दिख जाते हैं रिलेटिवली। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस होता था जब भी चंडी मंदिर कमांड के आसपास से गुजरते थे, या फिर किसी भी आर्म फोर्सेस के ऑफिसर को देखते थे और फिर देखते थे कि मुझे यहाँ पहुंचना है? कैसा वो इंटरेक्शन रहता था बिना बात करे आपका उनके लिए? डेफिनेटली। तो इससे पहले कि मैं आपको नेवी के बारे में बताता, तो चलो हम ऐसे ही शुरू करते हैं कि मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ कि मैं इंस्पायर कैसे होना शुरू हुआ बिल्कुल। कि आर्म फोर्सेस मैंने ज्वाइन करने के लिए। तो जैसे मेरे जो रूट्स हैं, वो ऐसा है कि मेरे जो दादाजी थे, हाँ जी। वो केरला से आए चंडीगढ़ में। हाँ जी। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब के लिए आए वो 1950s में। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल था, पीजीआई हॉस्पिटल, जो कि अभी भी काफी बड़ा हॉस्पिटल है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो उस हॉस्पिटल में एक एक ब्रांच थी जिसको कमांड हॉस्पिटल भी बोलते थे, जो कि फौजियों के लिए थी। तो 1971 जब वॉर हुआ था, तो उस हॉस्पिटल में टेरिटोरियल आर्मी में भी उनको लोगों की जरूरत थी। उस टाइम पर मेरे दादाजी ने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करी, और उनके अंदर इतनी पेट्रियोटिज्म थी कि जब उनका पोता, जो कि मैं छोटा था, तो वो मुझे हर 15 अगस्त पे और हर 26 जनवरी पे लेके जाते थे फ्लैग होइस्टिंग के लिए। तो पहली तो मेरे घर में पेट्रियोटिज्म मुझे उस वजह से आई कि देखिए, टेरिटोरियल आर्मी में मेरे दादाजी ने ज्वाइन किया। राइट। मेरे दादाजी सिर्फ एक कुक थे उस हॉस्पिटल में, और वो मुझे दूर से दिखाते थे कि देखिए वो वहां पे वो जो ग्लास वाले
बिल्डिंग ग्लास वाली ऑफिस के अंदर जो मैडम बैठी है, मृदुला मैडम है वो, और वो एक गेजेटेड ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास। तो मुझे ऐसा लगता था कि फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर क्या होता है, और ऑफिसर वर्ड एक मतलब बहुत ही ज्यादा उनके लिए प्राउड से भी ज्यादा बड़ी बात थी, बहुत बड़ी चीज थी। हाँ। और फिर मैं उसके बाद में मैं वहां पे हमेशा चंडी मंदिर है, तो मैं हमेशा वहां पे सोल्जर्स को देखता था कि सोल्जर्स आ रहे हैं कमांड हॉस्पिटल में या फिर चंडी मंदिर में आ रहे हैं। तो मेरे को हमेशा, और मेरे ग्रैंडफादर के पास में एक मेडल, 2 मेडल थे 1971 वॉर के टाइम पे जो उनको मिले होंगे, तो उन्होंने रखे हुए थे घर पे, और मैं वो देख के भी इंस्पायर होता था। इनफैक्ट मैंने आज भी एक इंडियन नेवी का फ्लैग और इंडिया का फ्लैग लगाया है यहाँ पर अपने दिल के पास में। तो उनको हमेशा वैसे लगता था कि एक आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना, मुझे भी हमेशा ऐसे लगता था कि एक ऑप्शन अगर मुझे मिले तो मैं अपने दादाजी को प्राउड करके फील कराऊंगा, और मैं खुद भी चाहता था बहुत ज्यादा वो अचीव करना। तो इसीलिए मैंने 12th स्टैंडर्ड तक मैंने ऐसे सोचा कि मैं एनडीए का एग्जाम दूंगा और मैं एनडीए क्लियर करूंगा, और वही मेरा फोकस था। इनफैक्ट मैं उस टाइम पे बॉर्डर मूवी आई थी, और एलओसी मूवी आई थी, 1999 कारगिल वॉर हुआ था। तो इसी वजह से मैं न्यूज़पेपर में जो फोटो आती थी किसी आर्मी ऑफिसर की, तो उसमें से मैं अपना फेस कट कर लेता था और उसके ऊपर चिपका के देखता था कि अगर मैं यूनिफॉर्म में होऊंगा तो मैं ऐसे लगूंगा। और मैंने अपने वो शोकेस की जो ग्लास वाले होते हैं ना ऐसे स्लाइडिंग वाले, तो वहां पे मैंने उसको लगा के रखा था कि अगर मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा। और मुझे याद है एलओसी में एक गाना था, तो उसमें भी बैकग्राउंड में जो आर्मी वाला एक जवान है, मुझे लगता था कि ये मैं इसके जैसा दिखता हूँ। तो एक सीडी प्लेयर होता था उस टाइम पे, मैं पॉज करता था और देखता था उसको पॉज करके। तो ऐसे मेरी इंस्पिरेशन थी। और डेफिनेटली फिर जब मैंने 12th क्लास में 17 साल में मेरा नहीं हुआ वो एक रिटन एग्जाम क्लियर, तो मैं टूट गया था उस टाइम पर कि ये क्या हुआ। बट एट द सेम टाइम मैंने उसको इतना पॉजिटिव तरीके से लिया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ, और फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे पूरे कॉलेज में, क्योंकि मैं इतना फोकस था कि अब मुझे इंजीनियरिंग के बाद में आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करनी है। वो अलग बात है कि आगे वाले सेमेस्टर्स में मेरे मार्क्स कम होते गए, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया था पूरे कॉलेज में, मेरे को आपने उस चीज को हिट नहीं होने दिया ज्यादा। तो हाँ सर अभी जैसे एग्जाम क्लियर होगा काफी बच्चों का, वो एसएसबी भी देंगे, और एसएसबी एक अपने आप में एक्सपोजर है 5 दिन का फौज से, जो कि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देता है। आपने भी अपना एसएसबी दिया, उसके बाद आप ट्रेनिंग में पहुंचे, कैसा था वो ट्रांजिशन पीरियड जब क्लियर हो रही थी चीजें बार बार, और आप अपने आप को पीछे देख रहे थे कि 4 साल पहले मैं यहाँ पे अटका हुआ था? वो कैसा मोमेंट था, और क्या जब आप एकेडमी में पहुंचे वो एक्सपीरियंस पूरा? डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने आपको पहला अपना पार्ट बताया कि मैं इंस्पायर कैसे हुआ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने कवर करी। फिर उसके बाद में जब फैक्टर ये वाला आया कि अभी एक तो जो लकी लोग हैं जिनका एनडीए क्लियर हो गया, वो लोग तो एनडीए में चले गए, और जैसे मैं था तो मेरे पास में 4 इयर्स का टाइम था जिसमें कि मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं अभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूंगा बाद में। मैं हमेशा टाइम स्पेंड करता था और लोगों से बात करता था, जो लोग आर्म फोर्सेस दे रहे हैं इंटरव्यूज, कैसे वो एसएसबी दे रहे हैं, मैं उनसे बात करता था कैसे कई लोगों का क्लियर हुआ। तो और मेरे जो कॉलेज में टाइम था मैंने उसको अपने स्टडीज पे फोकस किया कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं। मैंने मस्ती भी मारी। मैंने इतना मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने सारे जितने हम 70 लड़के थे एक क्लास में, तो सेम टाइम पे मैंने एमटीवी रोडीज में भी गया। मैं रोडीज 5.0 में टीवी में आया, एक रॉक बैंड बनाया जिसमें कि मैं वोकलिस्ट था, वो भी टीवी पे आया। तो मैंने जो वो टाइम अगर मैं एनडीए में जाता उसके अलावा जो मैंने बाहर निकाला, तो मैंने वो भी जिंदगी जी ली कि अच्छा वो नहीं हुआ तो चलो भगवान चाहते थे कि चलो मैं ये एक नया एक्सपीरियंस जो कि मैं आर्म फोर्सेस में रह के शायद नहीं मिलता मुझे, वो भी मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया उसमें। एंड जब मुझे मौका मिला कि मैं अब इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, तो जैसे मैं बता रहा था कि मैं लोगों से बात करता था जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी, तो मैं इनफैक्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं गया पासिंग आउट परेड देखने के लिए। मेरे एक प्रिय मित्र की वो वहां पे लेफ्टिनेंट बना था, तो उनका पासिंग आउट परेड के लिए प्रतिभा पाटिल आई थी वहां पे, जैसे लक्ष्य मूवी में दिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही था। मैं तो पूरी इंजीनियरिंग में मैंने लक्ष्य मूवी की डीवीडीज रखी थी और मैं वो रिपीट पे देखता था मैं कि बस ये होना चाहिए लाइफ में।
तो मैं उनको उनकी पासिंग आउट परेड देखने के लिए गया। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग के बाद में मैंने बॉम्बे में जॉब करनी शुरू करी। तो जब मैं बॉम्बे में एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जॉब कर रहा था, उस टाइम पे मेरे पास में ऑप्शन आया कि मैं जाके एसएसबी दे सकता हूँ डायरेक्टली। एक रिटर्न था, ऑफ कोर्स वो वाला रिटर्न मैंने क्लियर किया, और उसके बाद में मैं एसएसबी देने के लिए गया। और जब मैं एसएसबी में गया तो मैंने सब लोगों से पूछा जिन्होंने आर्मी ज्वाइन करी है कि कैसे करना है प्रिपरेशन इसके लिए। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जैसे तुम हो वैसे रहो, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे, तो उनको पता है कि मैं किस तरीके से डील करता हूँ चीजों से, कैसे बात करता हूँ, किस तरीके का मेरा कम्युनिकेशन है, वेदर इट बी इन इंग्लिश और इन हिंदी। एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, वेदर इट बी इन ग्रुप डिस्कशंस और इट बी while you are talking to somebody in person, वन टू वन। सो इसमें एसएसबी में इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन पे भी उतना ही मैंने फोकस किया, और मैं गया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वो एसएसबी हुआ। मेरे को याद है कि मेरा चेस्ट नंबर 11 था, और हम लोग कुछ अराउंड 80 लोग थे, और उन्होंने पूरा एसएसबी चलता रहा। हम लोगों ने अच्छे दोस्त बनाए, वहां पर रात को हम मस्ती मारते थे, बातें करते थे। और एसएसबी में भी मैं तो कहता हूँ कि मैंने अपनी एसएसबी से लेके और अभी तक की जिंदगी हंसते हंसते खेलते जोक्स मारते हुए निकाली है दोस्तों के साथ में, जो फौजी मिले हैं साथ में। तो उसमें भी हम लोग रात को प्रैंक्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, किसी की टांग खींच रहे थे। और उसके साथ में फिर जब फाइनल डे था, तब वो एसएसबी में बोलते हैं कि बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज हैं, लास्ट डे बोलते हैं वो, कि बहुत फेमस पर्सनालिटीज है जिन्होंने एसएसबी दिया और क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो लोगों ने सक्सेसफुल रहे वो। तो जरूरी नहीं है कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड लाइक दैट, बट आई वुड लाइक टू से दैट देयर आर फ्यू पीपल हु आर सिलेक्टेड। फर्स्ट सिलेक्टेड पर्सन इज चेस्ट नंबर। तो सब लोग ऐसे थे, तो मुझे लगा 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला फर्स्ट इज चेस्ट नंबर 11, तो सबसे पहले मेरा नाम आया। मैंने कहा अरे भाई चलो ये तो हो गया, बाकी बाद में जिसका आना आए नहीं आना ना आए। तो बट हमारे अच्छे दोस्त थे जो, उनका भी मैं चाहता कि इनका भी हो, तो उसमें से 2 3 लोगों और का हुआ, टोटल 4 ही लोगों का हुआ। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो उसके लिए भी हमको ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे मैं कॉलेज लाइफ में भी ड्रिंकिंग स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपनी मेडिकल फिटनेस और आपको फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना है। जब मैं स्कूल में था तो मैं नेशनल्स खेला हूँ फेंसिंग के लिए, मैंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया, चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ में मुझे गोल्ड मिला। और उसके बाद में मैं नेशनल जूनियर नेशनल के लिए गया। तो मैं हमेशा अपनी फिटनेस को ध्यान में रखता था। अगर मेरे बैंड में भी था, मेरे बाल भी लंबे थे, तब भी मैं बात करने का लहजा जो है और जो फिटनेस है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी था। तो उसके बाद एसएसबी के बाद मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट बनी, और उसके बाद में मैंने अपनी जॉब क्विट करी। उसकी भी एक स्टोरी है कि मैं जैसे ही मेडिकल एग्जाम खत्म हुआ, मुझे पता है कि अब तो सेलेक्ट हो गए हैं क्योंकि क्लियर है। तो मैं बैंगलोर में ये मेडिकल हो रहा था, और मुझे बैंगलोर से बॉम्बे जाके अपनी जॉब क्विट करनी थी। तो वहां पे वो बस थी, और बस स्टॉप पे मैं बैठा था। तो उन्होंने बोला, वहां पे एक कंडक्टर था, वो बोल रहा था गोवा गोवा गोवा। मैंने कहा यार वैसे गोवा भी तो जा सकते हैं, अब तो क्लियर हो गया है। तो उन्होंने बोला लास्ट सीट, हाँ अब तो बनता है। तो फिर कहते लास्ट सीट लास्ट सीट लास्ट सीट। मैंने कहा ये लास्ट सीट मेरे लिए ही है, तो मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैं वो गोवा गया, और वहां पे जाके मैंने समुद्र किनारे बैठा और थैंक यू बोला कि चलो अब तो हो गया है। और फिर गोवा से बॉम्बे गया, जॉब में थैंक यू बोला उनको कि आप लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस ऐसा दिया, इसी वजह से मैं वहां पे इंटरव्यू में भी बोल पाया। क्योंकि देखिए जहाँ पे आप इंटरव्यू में एसएसबी में भी जो भी आप बता रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है वही बताएंगे आप, जो आपने कुछ किया है तभी आप बता पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक कहावत है कि लाहौर में जो बेवकूफ होता है वो अमृतसर में भी बेवकूफ ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बॉर्डर क्रॉस किया और आप बहुत स्मार्ट बन जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आप सारे ग्रेट आंसर्स एसएसबी में दोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अभी आपने कॉलेज में कुछ किया है या स्कूल में कुछ किया है, वैसे ही आपने चीजों को बताना है कि आपकी सोच कैसे है। तो उस तरीके से फिर मैं अपने ये वाली जॉब क्विट करने के बाद मैं एकेडमी के लिए पूरा पैकअप किया मैंने कि ये चाहिए 20 वाइट अंडरवेयर्स एंड 20 सॉक्स एंड 20 शॉर्ट 2 शॉर्ट्स, वाइट शर्ट पैंट सब अलग।
वो पूरा उन्होंने लिस्ट बना के दिया था, ये सब चीजें चाहिए। तो और मदर फादर सबको बताया कि ऐसे है और अभी जाने वाले हैं, तो डेफिनेटली सब लोगों में एक प्राइड की फीलिंग आ जाती है फैमिली में कि देखो बेटा जा रहा है। और अभी, और मैं ओनली चाइल्ड हूँ, तो माता जी को तो हुआ ही है वो इमोशनल, बट डेफिनेटली कि एक आर्म फोर्सेस में जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में जो बैकग्राउंड था, वहां पे दादाजी तो एक कुक थे, तो हाँ। ऐसा कुछ वो नहीं है कि पूरी हेरिटेज में हम राजा महाराजा की फैमिली से आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल स्क्रैच से, मेरिट बेसिस पे स्ट्रगल करके, सारे इंटरव्यूज रिटर्न क्लियर करके मैंने वहां पर उस जगह पे मैं गया। अकेडमी पहुंचे, अकेडमी का लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस, नए नए लोगों से मिलते हैं और हमें नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में यही लोग लाइफ लाइन बनने वाले हैं, इन्हीं के लिए आप सब काम करोगे, इन्हीं के साथ रहोगे। कैसा एक्सपीरियंस था और वो क्या वैल्यूज थी जो लाइक थ्रू आउट टफ टेन्योर ऑफ एकेडमी आपने गो थ्रू कर लिया? तो तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग एकेडमी में जब घुसे, तो घुसते ही सब लोगों को एक जगह में बिठा दिया उन्होंने। और एक बार्बर की शॉप थी वो, हाँ। वहां पे हमको उससे पहले हमको नंबर बताया कि आपका ये पर्सनल नंबर होने वाला है। तो मेरा नंबर 431 जो था वो मुझे पता, उन्होंने बताया। और उसके बाद में उन्होंने बार्बर के पास में बहुत लोगों को बिठाया था, और वो बार्बर के पास अंदर लड़का जाता है और विद इन 30 सेकेंड्स बाहर निकल रहे हैं। फिर अगर जा रहा है 30 सेकेंड्स में बाहर निकल रहा है, तो सबका हेयर कट सेम है। तो हम लोग अंदर घुसे और उसने जुप 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 किया एकदम से, और सब एकदम से पूरा जीरो करके बाहर भेज दिया। और सब लोग अब एकदम से ही सब सेम लगने लग गए, हाँ। क्योंकि सबके बाल सेम काट दिए हैं। और उसके बाद में हम लोगों को रूम्स एलोकेट हुए कि यहाँ पे आप लोग रहने वाले हो। तो तब तो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा था कि हाँ, हम जैसे कि हैरी पॉटर मूवी में हैरी पॉटर जाता है ना हॉगवर्ट्स में, तो उस तरीके से मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अच्छा ये भी होता है, ऐसे भी होता है। लेकिन वहां पे अभी कोई हमें पनिशमेंट नहीं दे रहा है, और अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बिल्कुल एक रूम्स रूम्स ही लग रहे थे स्टार्टिंग में। और सपना सब लग लोग, रहा था। हाँ, वहां पे दूसरे लोग यूनिफॉर्म में चल रहे हैं, जो दूसरे कैडेट्स हैं जो हमसे सीनियर हैं, लेकिन वो अभी हमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो हाँ। पहले दिन तो बस मैं देखता रहा, मैंने कहा अच्छा। और हमें बड़े तमीज से हमें लेकर गए खाना खिलाने के लिए, हम लोग चल के जा रहे हैं। तो आई थिंक सो वो पहला दिन ही था जब हमें बिल्कुल इतना लीवे दिया गया कि आराम से कर लीजिए आप जो भी आपको करना है। उसके अगले दिन से एक हमें असाइन हो गया था हमारे सीनियर्स ने कि इतने बजे आपने उठना है, इतने बजे आपने तैयार होना है, इतने बजे आपने खाना खाने जाना है, इतने बजे आपने क्लासेस में जाना है। और ये जहां पे भी आप मूवमेंट कर रहे हो वो भाग के ही होगा, और ग्रुप्स ऑफ 4 में होगा, स्क्वाड बोलते हैं उसको। तो एकदम से मतलब दुनिया पलट गई। वो आया था ना, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। मिल गए। क्योंकि आप तो कॉलेज में तो नहीं, आज से इतनी हफड़ा दुफड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पे आते ही वो जरूरी होता है आपको करना, क्योंकि आपको टाइमलाइंस मीट करना सिखाया जा रहा है। आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे आपने डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कि आप उठोगे टाइम पे तभी आप पहुंच पाओगे नेक्स्ट जगह पे टाइम पे। तो उस चीज पे प्रोग्रेस करना एकदम से हमें सिखाया गया, और एकदम से हम सब लोग ही सेम ट्रबल सिचुएशन में आए कि अब आ गए हैं यहाँ, तो कैसे करेंगे। तो वो एक बॉन्डिंग अलग ही होनी शुरू हो जाती है फिर उसके बाद में। तो और ऑफ कोर्स डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं कि आपने पूरी इतनी 4 घंटे सुबह एक्सरसाइज करी है, सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक, उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया, और अब आपको क्लास में बैठ के पढ़ाई भी करनी है। इट्स नॉट ओनली कि आप एक उसके लिए तैयार हो रहे हो कि एथलेटिक्स ही करनी है आपने, you have to have your presence of mind also. so उस डायरेक्शन में हम लोग चलते रहे और तैयारी करते रहे। तो ऐसे चल रहा था। उसके बाद फिर लंच करना, लंच के बाद अदर एक्टिविटीज, फिर गेम्स, फिर स्टडी पीरियड, फिर एंटे रूम, फिर डिनर, और उसके बाद फिर से और लाइट्स आउट, और लाइट्स आउट के बाद तो एकेडमी एक्टिव होती है। मुझे याद है कि हमारे पास में मतलब सोचने के लिए टाइम नहीं था। तो उस टाइम पर मोबाइल फोन्स भी अलाउड नहीं रखे थे उन्होंने कि मोबाइल फोन आप रख सकते हो अपने साथ में। तो हम लोगों ने मोबाइल फोन्स दे दिए। और जब अब इंटरेक्शन जो आपके सामने जो बैठा है उससे बात करके ही हो सकता है, और हम लोगों के पास में बात करने के लिए भी टाइम नहीं होता। और हर एक चीज का एक टाइम फिक्स्ड है कि इस टाइम पे ये होना है, इस टाइम पर ये होना है, उसके बाद में ये खाना खाना है, उसके बाद में लंच हो गया है, उसके बाद में फिर से आपने स्पोर्ट्स के लिए जाना है, उसके बाद में वापस आना है, फिर स्टडी करना है। और स्टडी नहीं करोगे तो एग्जाम में अगले दिन फेल हो जाओगे, तो वो करना जरूरी है। फेल हो जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, परेड ग्राउंड में भागना पड़ेगा राइफल उठा के। तो हर चीज के लिए मतलब आपको पढ़ाई में भी अच्छा होना है,
आपको फोकस भी रखना है, आपको फिजिकली भी फिट होना है, आपको स्विमिंग भी सीखनी है। मैं नॉन स्विमर था, मैंने वहां पे जाके स्विमिंग सीखी कि प्रॉपर आपको 100 मीटर स्विमिंग आनी चाहिए यूनिफॉर्म पहनने के बाद में, और आपको पानी में फ्लोट करना आना चाहिए, आपको जंप करना आना चाहिए 5 मीटर्स की हाइट से। तो वो एक पानी का डर हटाना, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड को लाना कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि गिव अप करने के बहुत मौके आते हैं वहां पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने ब्राइट साइड, यू हैव टू लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, कि देखो वहां पे बुरा लगता है लोगों को कि घर से दूर है, फैमिली से दूर है, और डिफिकल्ट सिचुएशन है आपको, अगर आप धूप में आपको खड़ा कर देंगे 5-6 घंटे के लिए एज अ पनिशमेंट, दे आर ट्राइंग टू मेक यू टफ, दैट इज व्हाट इज द नीड, बिकॉज बाद में आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी, बट आपने उस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे डील किया, आपने अगर एक मोटिवेट होके उसमें भी एक ह्यूमर निकाल दिया आपने, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े से रोस्ट हो रहे हैं, तो जैसे रोस्ट चिकन हो जाता है तो हम भी क्यों नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा हल्का सा चुटकुला मार दिया वहां पे, तो लोग खुश हो जाते हैं और टाइम वहां पे निकल जाता है। क्योंकि लेटर ऑन इन लाइफ आपके पास टीम होगी 20-30 लोगों की, वो 20-30 लोग परेशान होंगे, अरे यार ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो उनको आपने हल्का सा ऐसे मोटिवेट करके रखा है, तो वो लोग भी एक तरीके से मोटिवेटेड रहेंगे। वही एक लीडर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग सबको साथ में लेके चल रहे हो, आगे रिक्वायरमेंट होगी, आपने जैसे नेवी में शिप सेल करती है 90 डेज तक सेल करती है, फैमिली से दूर रहते हैं, तो उनको मेन जो आपके साथ में उनको मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। तभी आधी चीजें, तो आपने देखा होगा वॉर मूवीज वगैरह में कि हमेशा जो लीडर होता है वो चिल्ला के बोलता है और जोश भर देता है लोगों के अंदर, राइट। तो वो जोश से ही लोग आगे जाते हैं। अगर आप ऐसे नॉर्मल तरीके से बोलोगे हाँ यार वहां पे जा सकते हैं पहाड़ के ऊपर, देखो अगर मूड है तो जाना है, तो वो लोग बोलेंगे हाँ यार वैसे जरूरी तो नहीं है ऊपर चढ़ने की, लेकिन यू हैव टू फील दैट इन इन पीपल, यू नो, कि हाँ यार कुछ है। तो जरूरी है। वही ट्रेनिंग, हाँ तो वही ट्रेनिंग में हमें ज्यादा उसी पे फोकस होता है कि ये तरह की टीम बिल्डिंग हो। एक कैंप्स होते हैं हमारे जिसमें हम 5 दिन भागते हैं राइफल के साथ में, सुबह शाम रात, टेंट्स में सोना है, कहीं पे जाके टेंट लगाना है, कहीं पे स्ट्रेचर में उठा के लेके जाना लोगों को। करने, हाँ नेविगेशन करते हुए रन करना। हाँ, तो इसमें नेविगेटर मैं ही था, मैं और मेरा एक और दोस्त, तो हमारे पास में मैप होता था, हम लोग जाते थे चेक पॉइंट ढूंढते थे, पूरी टीम हमारे पीछे है, अगर हम गलत ले जाएंगे तो वो गलत भागेंगे। तो तो इस तरीके से एकेडमी में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि किस तरीके से जो ट्रेनिंग थी कि कैसे टाइम पे रहना है, कैसे तरीके से कपड़े पहनने हैं, कि किस तरीके के कपड़े किस तरह किस टाइम पे पहनने हैं, कितनी जल्दी पहनने हैं। तो पट्टी परेड बोलते हैं उसको, पट्टी परेड। कि विद इन अभी मैंने अभी ब्लैक शर्ट पहनी है, आप बोलोगे जाके टी शर्ट और शॉर्ट्स में चेंज करके आओ, तो विद इन 2 मिनट्स आई विल चेंज एंड कम, एंड देन यू विल से ओके अभी आप फॉर्मल्स में चेंज करके आओ, देन विद इन 5 मिनट्स आई विल कम। और वो अगर उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि 4 मिनट में आना है, तो राइट। फिर वो लोग बोलेंगे कि अरे आपने लेट किया तो अभी आप परेड ग्राउंड का चक्कर काटो। तो वो तैयार कर रहे हैं आपको कि जल्दी से आपने हर चीज क्विक एक्शन करना है। तो उसका उसका भी देखो, जो पनिशमेंट एकेडमी में मिलती है उसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी होता है, कि रियल लाइफ में देयर विल बी अ सिचुएशन। अभी जैसे आज अगर मुझे ऑफिस आना है तो मेरे को 15-20 मिनट नहीं लगते हैं तैयार होने के लिए, राइट। मुझे 5 मिनट लगते हैं। मुझे ब्रेक में उसमें 5 मिनट में अगर जल्दी करना है तो मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा, मैं तैयार भी हो जाऊंगा, मैं ब्रश भी कर लूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद में। वही सो सर, मेंटल कंस्ट्रक्ट हो जाता है कि ठीक है मुझे अपने पर्सनल केयर के लिए 10 मिनट चाहिए, तो आपका टाइम डिफाइन हो जाता है, पूरा दिन डिफाइन हो जाता है। वरना अभी पहले क्या होता है, 20 मिनट तक शावर ही चल रहा है, फिर आधे घंटे खाना चलेगा, नहीं, फास्ट खाना, ड्रेस पहननी है ठीक है, 2 मिनट में चेंज करना है, डन एकदम। और जो भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, ऐसे मैं बता दूं पट्टी परेड के बारे में थोड़ा सा, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है। एक तो होती है ऑफिशियल यूनिफॉर्म्स को चेंज करना, कभी कभी सीनियर्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी चेंज करा देते हैं। तो मैं तो सर इसमें पट्टी परेड में मैं मच्छरदानी भी पहन के आता था डिफरेंट शूज के साथ डिफरेंट शर्ट, ऐसे कॉम्बोज भी हम पहनते थे। वो मजे के ऊपर डिपेंड करता है, हर हाँ, उसका मजे। नेवी में भी एक बारी कभी एस्ट्रोनॉट कॉस्ट्यूम बोल देते हैं, उसमें सारी यूनिफॉर्म पहननी पड़ जाती है एक के ऊपर एक। राइट तो राइट। वो और सर मस्ती के ऊपर डिपेंड करता है। फिर शाम के टाइम कैसे, जैसे 10 बंदे आ गए अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहन के, वो सबको अलग अलग बोला और अब कहेंगे कि सबको मिक्स कर दो सारी यूनिफॉर्म्स को, और फिर 5 मिनट दिए कि दोबारा से वैसे ड्रेसअप जैसे थे। अब उसमें ढूंढते रहो शूज कौन से हैं मेरे, टाई कौन सी थी, काफी इंटरेस्टिंग, उसी में मजा आता है।
मजे लेते हो आप एक दूसरे के, अपने दोस्त, आप वहां पे सीख जाते हो एंजॉय करना सब। हाँ, तो उसमें देखिए, जैसे मैं वही बता रहा था, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। जैसे कि नेवी में एक विंटर यूनिफॉर्म होती है जिसमें हमें एक जर्सी पहननी होती है। तो अब हमारी इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो केरला में है। तो वहां पे जर्सी मतलब एक स्वेटर है, बड़ा थिक स्वेटर होता है वो। तो वो स्वेटर केरला में पहनने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन वो पहनाते हैं आपको जबरदस्ती वो स्वेटर, और फिर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, रोलिंग करो। रोल ये होता है जब आप सर मार के ऐसे हाँ चक्कर खाते हो, तो वो रोलिंग करवाते हैं आपको वो स्वेटर पहनने के बाद में। तो इतनी गर्मी है ऑलरेडी, और आपको और एक्स्ट्रा गर्मी लगती है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाला जाता है डेलिबरेटली, सो दैट आपको सीखने को मिले कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिव तरीका कैसे सीखूं। और ये नहीं है कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपको सीधा करवा दिया। राइट। इट इज बिकॉज यू हैव मेड सम मिस्टेक विच यू शुड नॉट हैव डन, or your entire, somebody in your group of 30 has made that mistake. That is also, ये भी एक जरूरी है कि अगर आपके ग्रुप है जिसमें 40 लोग हैं, उसमें से एक ने बेवकूफी कर दी, तो अब आप सब 40 को मिलेगा वो पनिशमेंट, आपने उस अकेले को नहीं मिलेगा। आप सब लोग एक टीम हो, आप सब लोग एक टीम हो, तो अभी टीम को प्रॉब्लम मिलेगी, और टीम बाद में उसको पीट नहीं सकती उस बंदे को कि वो ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया देखो, गलती है तो अभी सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब brothers in arms and brothers and sisters in arms also now, because of lady officers also joining in, so it is important। तो हमारे साथ में वो चीज हमने एकेडमी में हमने करना जरूरी था। एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली एकेडमी में। मैंने पहली बारी फायरिंग करी, जिसके लिए मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि मेरे पास एक वेपन होना चाहिए, और कैसा होगा जब मैं फायर करूंगा। तो गेम्स वगैरह में छोटे छोटा खेलते थे, काउंटर स्ट्राइक और कॉन्ट्रा, या इसमें। कहीं बाहर जाते थे तो वो बलून वाली हाँ थी। यहाँ पे हाँ, असली एम्युनेशन, असली राइफल का एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली। तो ये हमारी फायरिंग रेंज में हम लोग गए, और वहां पे उन्होंने सबको, पहले तो ब्रीफिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बस पकड़ा देते हैं और बोलते हैं फायर करो। तो पहले ब्रीफिंग होती है, उसके लिए भी पूरी ट्रेनिंग होती है कि हम लोगों को किस तरीके से उसको हैंडल करना है वेपन को, और किस तरीके से एक वेपन को पूरा डिसअसेंबल करना है, किस तरह से उसको असेंबल करना है, स्ट्रिपिंग ऑफ द वेपन किस तरीके से होना चाहिए। तो हमें इंसास के साथ में पहला ऑप्शन मिला था, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो उस वेपन के साथ में उन्होंने सबको लाइन पोजीशन प्लेस करते हैं, और आपको लेट जाना होता है। तो जैसे ही मेरी बारी आई उसमें, और पहला पहला फायर करना था राउंड, तो उस टाइम पे मैं जाके लेटा, और उन्होंने बोला ओके लाइन पोजीशन प्लेस, व्हेन रेडी ओपन फायर। तो जब मैंने पहला फायर किया था, तो मेरे कान में ऐसे सिटी। बड़ी एकदम से ना, मैंने कहा अरे अच्छा ऐसा होता है क्या ये। तो ये मूवीज में ही हमने देखा कि एक फायर होने के बाद में ऐसी आवाज आती है। तो वो आवाज आई, और मैंने कहा ओके, क्योंकि आपने एम भी करना है कि जिधर आप शूट कर रहे हो वहां पे कितने आपके वो लगते हैं शॉट्स। तो फिर उसके बाद में जब पहले 2-3 शॉट्स के बाद में वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसके बाद में देन यू हैव टू फोकस अगेन कि आपने किस तरीके से उस पे सेफ्टी को मेंटेन करते हुए, कि किस तरीके से सेफ्टी को मेंटेन करते हुए आपने फायर करना है। उसके बाद में हमने एक लाइट मशीन गन थी, वो भी फायर करी। उसको इसको हम लेट के भी फायर कर सकते थे, इंसास को खड़े होके भी कर सकते थे शोल्डर पे लगा के। बट एलएमजी जो है लाइट मशीन गन, उसको सिर्फ लेट के ही हमने फायर किया, और उसका बुलेट बड़ा होता है। तो जैसे ही वो फायर होता तो उसकी आवाज भी मेरे को याद है। उन्होंने बोला कौन वॉलंटियर करेगा, तो मैं तो एकदम से उठ के सबसे पहले चले गया था वहां पर, मुझे याद है। तो मैं, उन्होंने बोला अगर आओगे तो रोल करते हुए आओ। तो मैं ऐसे रोल करते हुए 50 मीटर तक गया, तो जो पहले पहुंचेगा उसको ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने वहां पे वो जब फायर किया तो उसकी आवाज एकदम जुक ऐसे करके एक आवाज आई थी। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, और एक एक्सपीरियंस था कि मैं चाहता था ये देखना। लेटर ऑन ऑफ कोर्स जब मैं शिप पे गया, तो शिप पे मैंने और AK-630 और बड़ी गन्स देखी जो फायर होती हैं, और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उससे, तो वो और हैवी होती हैं। तो बट या फायरिंग इन द ट्रेनिंग टाइम, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लर्निंग स्विमिंग फॉर मी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि कैसे हम लोगों को पूरी क्लास को जिनको स्विमिंग नहीं आती है, हमको सीधा 5 मीटर्स की हाइट पे लेकर गए, और वहां से बोला कि जंप मारो भाई। तो जंप मारे, किसी को आता नहीं कि नीचे गिरेंगे तो कैसे बचेंगे। तो वो सब ऑटोमेटिकली बचने लग गए लोग, क्योंकि पता है कि अभी गिरना है। तो उन्होंने ऑब्वियसली दे आर इंस्ट्रक्टर्स थे वहां पे बचाने के लिए।
तो वो लोग आपको निकाल देते थे बाहर और हम लोगों का पानी का डर बेसिकली हटा। तो एज आई वाज सेइंग कि ट्रेनिंग में आपका डर हटाना, आपको खुश रहना ऐसी सिचुएशन में, वो इम्पोर्टेंट चीजें थी जो कि वहां पे ट्रेनिंग में मुझे सीखने को मिली नेवल एकेडमी में। आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई, आप कमीशन हुए, उसके बाद आपको मौका मिला सी में, जब शिप सेल करता है उसके ऊपर कुछ टाइम बिताने का। तो आपसे पहले लेफ्टिनेंट कमांडर विदिशा मैम से हमने इंटरेक्शन करा, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस थे। और अब आपका मैं एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, व्हेन यू वर ऑन द शिप, लाइफ कैसे डिफरेंट होती है? जैसे अभी हम नॉर्मल सिविलियन लाइफ या फिर ऑन ग्राउंड फोर्सेस जैसे जीते हैं लैंड पर, शिप पर वो कैसे डिफरेंट है? लाइक यू विल गो फॉर लाइक 80-90 डेज मिनिमम। सो कैसे वो 90 डेज डिफरेंट है? क्या प्रोज है, कॉन्स थोड़े बहुत जो आप लोगों को फील होते हैं कि भाई नेटवर्क आता है नहीं आता, ये सब चीजें, लाइक क्या पर्सपेक्टिव है, जो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमने ना सुनी ना देखी शिप लाइफ के बारे में? डेफिनेटली शिप लाइफ के बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि जैसे मैं पहली बारी जब मुझे मेरी शिप डिसाइड हुई थी कि किस शिप पे मैं जाऊंगा, तो एक बहुत बड़ी शिप है आईएनएस जलश्वा, जो कि विशाखापट्टनम में है। और उस शिप पे मैंने जब पहली बारी नीचे खड़े होके, जेटी बोलते हैं जहाँ पे शिप्स बर्थ होती हैं, पार्किंग स्पेस होता है जो शिप का, तो वहां पे जब मैंने खड़े होकर देखा कि अरे ये इतनी बड़ी शिप है, 200 मीटर्स की लेंथ की शिप मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, और इतनी बड़ी बिल्डिंग की तरह अराउंड 10-12 फ्लोर्स हैं उसके ऊपर। और मुझे लगा ओ इतनी बड़ी शिप पे मैं जा रहा हूँ और कैसे होगा। उसके अंदर 4 बोट्स आ सकते हैं उस शिप के अंदर, उसके ऊपर 6 हेलीकॉप्टर लैंड हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ी शिप है वो, जो कि यूएस से ली गई है। यूएसएस ट्रेंटन था उसका नाम पहले। तो मैं उस शिप पे एंटर किया और वहां पे कुछ 500 लोगों का क्रू है। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग टाइम से वो लोग उस शिप पर हैं, जिनको उसके एक एक डिपार्टमेंट के बारे में मालूम है कि मरीन इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये डिपार्टमेंट है, नेविगेशन का ये डिपार्टमेंट है, और कैसे शिप चलेगा आगे उसके ऊपर फायर फाइटिंग के लिए एक डिपार्टमेंट है। तो हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली वो शिप में लोगों को डिवाइड डिवाइड किया गया है। तो उस शिप में किस तरीके से सेलिंग होगी, अभी उसके बाद में हम लोग विशाखापट्टनम से चेन्नई आए। हमारी शिप जब सेल की, तो पानी में जब पहली बारी वो शिप गई, और सब तरफ पहले तो आपको थोड़ा बहुत दिखता है जमीन, और थोड़ी देर बाद दिखने बंद हो जाता है। उसके बाद में आप लोग उसी पे फोकस कर रहे हो कि किस तरीके से हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है। और कई बारी समुद्र में थोड़ी ऊंच नीच भी होती है क्योंकि मानसून होता है, हाँ। तो शिप हिलने लग जाता है, इस तरफ जाता है और उस तरफ जाता है। तो उस टाइम पे भी आपको आपकी ट्रेनिंग याद आ जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको रोलिंग करवाई है जो, उसकी वजह से आपको अब उल्टी नहीं आ रही है, क्योंकि आपने खाना खाते ही अगर वो एक्सरसाइज करी है तो आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको 4 घंटे आपको जागना है, क्योंकि आपको अपना इंजन रूम संभालना है या फिर जो भी आप वॉच कर रहे हो, आपको 4 घंटे अलर्ट रहना है, क्योंकि दूसरा आपका जो साथी है वो 4 घंटे के लिए सो रहा है। तो जैसे ही आपके 4 घंटे जागे हो आप, उसके बाद में आपको 4 घंटे मिलेंगे सोने के लिए, तो आप जाएंगे और आपका जो दोस्त है वो आएगा। तो जैसे ही आपके 4 घंटे खत्म हो गए तो आपको एकदम से तैयार होना है। तो जो पट्टी परेड थी वो यहाँ पे काम आती है, जब आपने ड्रेसेस जल्दी जल्दी चेंज करी थी, तो उसमें आपने ड्रेस चेंज करी है, उसके बाद में आपने एकदम से आप आए हो शिप पे, आपने फिर वापस 4 घंटे किया। अब आप सारी तरफ देखते हो तो आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। ठीक है, तो वो एक अलग टाइप ऑफ ब्यूटी है जब आप शिप में होते हो और सुबह आप देखते हो कि सनराइज पानी में से हो रहा है, सनसेट भी पानी में हो रहा है, और आपकी शिप जा रही है पानी को चीरते हुए। कुछ कुछ फ्लाइंग फिश भी होती है एक, अगर आप यूट्यूब पे कभी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक चिड़िया, एक फिश होती है जिसकी जिसके पंख भी होते हैं, तो वो भी आपको दिखेगा कि वो शिप के साथ साथ में उड़ रही है। आपको फॉलो तो करती हाँ, वो शिप के साथ में फॉलो करती हैं वो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करना, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ शुरू से, और हमने तो कभी समुद्र देखा ही नहीं वहां पे आसपास में। तो जब यहाँ पे ये देखने को मिला, और फिर आप डेडिकेशन देखते हो अपने साथ वाले फौजी भाइयों की, कि किस तरीके से वो लोग अपने 4 घंटे कर रहे हैं, 5 घंटे 6 घंटे कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि शिप का इंजन चलता रहे, शिप में इलेक्ट्रिसिटी चलती रहे, शिप की सही नेविगेशन हो, ठीक तरीके से ऑपरेशंस होते रहे, हेलीकॉप्टर लैंड होता है किस तरीके से लैंड हो, तो उसका एयर डिपार्टमेंट है कि किस तरीके से लैंडिंग हो, किस तरीके से टेक ऑफ हो, सेफ्टी मेंटेन हो, लोगों की खाना मेंटेन हो,
500 लोगों को खाना खिलाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है कि किस टाइम पे खाना मिलना चाहिए, खाना किस तरीके से स्टोर होना चाहिए। उसके बाद में हमारी शिफ्ट वहां से जब चेन्नई आए थे हमने गवर्नर को बिठाया यहाँ पे और उनको सी पे लेकर गए थे। फैमिली डे एट सी होता है एक, जिसमें कि सिविलियंस के लिए हम ओपन करते हैं और उनको भी एक एक्सपीरियंस देते हैं कि कैसे जब शिप में होगा तो कैसे फील होता है। तो यूजुअली वो कोविड से पहले नेवी डे के अराउंड होता था। 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है, जब इंडिया 1971 वॉर में कराची पे अटैक किया था इंडियन नेवी ने, उसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को, नेवी डे। तो सेलिंग में हम लोग ऐसे जब शुरू करते हैं तो जैसे हम लोग निकले और उसके बाद में हम लोग अंडमान गए। तो ये पूरा जो छोटी सेलिंग जो मैं बता रहा हूँ जिसमें हमने चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर और वापस आना, ये अराउंड 1 वीक 10 डेज की सेलिंग हो जाती है कई बारी, जिसमें हम लोगों को वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जो हमने करने होते हैं। तो उस टाइम पर ये आप लोगों के पास में बहुत जगहों में नेटवर्क नहीं होता है, तो ओनली एंटरटेनमेंट आप लोग एक दूसरे से बात करके करते हैं और आप लोगों को समझ में आता है कि देखिए रेंज जो है, अगर मैं 22-23 साल का लड़का हूँ वहां पे ऑफिसर, तो वहां पे कोई 55 ईयर्स के सीनियर जवान भी हैं जिनकी जिनकी शादी होगी, जिनके बच्चे आपकी एज के हैं, तो उनके अलग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है और आप उनके ऑफिसर होते हो। तो आपको सबकी प्रॉब्लम समझनी होती है कि वो लोगों को क्या प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या वहां पे सोल्यूशन हुआ है उनके लिए, ताकि वो वहां पे फोकस करके काम कर सकें। तो उसका वेलफेयर देखना भी बहुत जरूरी पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। और जब नेटवर्क नहीं होता है तो आपने भी, आपके मदर फादर भी परेशान होते हैं, तो जब आ जाता है तो आप वहां से बात कर सकते हैं। जब बहुत लंबी सेलिंग हो जाती है तो सैटेलाइट फोन भी दिया जाता है कई बारी, एक मैसेज पास ऑन करने के लिए कि सब खैरियत है। और एक जब लंबी सेलिंग होती है, जब बहुत दूर तक जाते हैं, तो एक हम अपने जवान को एक लाइजन सेल बनाते हैं और वहां पे उनको बिठा देते हैं कि अगर किसी की फैमिली को कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट शिप वो जाके वो हेल्प करेगा जो भी रिक्वायरमेंट होगी। कोई हॉस्पिटल जाना है, कोई एडमिशन कुछ हो गया, कहीं कहीं कोई भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे ये लोग हम लोग पूरा ऐसे सेटअप करके रखते हैं कि एक दूसरे का टेक केयर करने के लिए। तो सर अभी काफी सारे हमारे एस्पिरेंट्स इसे देख रहे होंगे, उनके बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम आएगा उनका, हमने स्टार्टिंग में भी बात करी और एसएसबी भी हो जाएंगे, कुछ बातें जो आप उनसे शेयर करना चाहें, लाइक अगर अब आपको मौका मिले अपने यंगर सेल्फ को कुछ बोलने का एज अ डिफेंस एस्पिरेंट कि यार ये चीजें कर लेना या फिर ऐसे करते रहो हो जाएगा, तो अगर आप वो गाइड कर सको जो हमारे अभी यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अगर हम उन्हें कुछ बोल सके तो क्या कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप शेयर करोगे? डेफिनेटली ये बात मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी जैसे बोल रहा था कि मैं चाहता था कि मैं किसी ऑफिसर से बात करूं जब मैं छोटा था और सुनूं कि क्या वो कहना चाहते हैं। तो देखो मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूं जो कि आप ही के बीच में से आया और मैंने वो एग्जाम दिया और क्लियर हुआ और मैंने आर्म फोर्सेस ज्वाइन करी। तो इसमें जो मैंने जो चीज सीखी है, देखिए मैंने पहली बारी अगर अटेम्प्ट दिया और नहीं हुआ तो मैं वो उस चीज में फेल हुआ, लेकिन उस फेलियर को मैंने पॉजिटिव तरीके से लिया और मैं आगे बढ़ता गया। अब अगर मैंने अगर वो सीधा ही अगर मैं एनडीए में आ जाता, तब भी मेरे अंदर वो एट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है कि अगर मुझे ये मैसेज अगर एस्पिरेंट्स को जो देना है कि जो आप दे रहे हो अगर आपने अचीव कर लिया वो, उसके बाद में भी लाइफ में आपके फेलियर्स आएंगे, कहीं ना कहीं पे आपको मुश्किलें आएंगी। योर मेन थिंग इज कि आपने वो मुश्किल से डील कैसे किया, वो मुश्किल सिचुएशन में आपने डील किया, आपने उसमें पॉजिटिव सोल्यूशन निकाला और उसने आपने उसको रिजॉल्व कर दिया। वो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि हर एक सिचुएशन में आपको यूज हो सकता है। चाहे आप क्रिकेटर बन जाओ, चाहे आप फिल्म स्टार बन जाओ, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, आपको कहीं ना कहीं पे तो मुश्किल आएगी। अगर आपकी मुश्किल सर्जरी होगी या मुश्किल इंजीनियरिंग में आपने बिल्डिंग बना रही हो और उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे भी आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, एंड देन यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट। सो इसमें जब आपने एग्जाम देना है, आपने एग्जाम क्लियर किया और आपने एसएसबी क्लियर किया, आपने मेडिकल क्लियर किया और आप ऑफिसर बन गए, ये एक पार्ट ऑफ स्टोरी है। अब देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है और सीट्स कितनी है। तो जितने लोग ये सुन रहे हैं, अगर अगर मान लीजिए कि 10,000 लोगों ने ये वीडियो सुनी,
तो 10,000 लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते, या ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10,000 लोग से ज्यादा लोग देंगे एग्जाम। सो व्हाट विल हैपन टू यू अगर आप नहीं हुए? अगर मान लीजिए कि एक रेस है जिसमें उसेन बोल्ट भाग रहा है और मैं भाग रहा हूँ और बाकी बहुत लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट रनर्स हैं वही सिलेक्ट होंगे, तो इन दैट यू हैव टू प्रिपेयर टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट। आपको प्रिपेयर करना है कि मैं तेज भागू, बाकी लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या पता जो फास्टेस्ट रनर उनको लगता है, क्या पता वो लोग ठीक से ना भाग पाए उस दिन क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ठीक से नहीं करी, लेकिन आपको अपनी ट्रेनिंग ठीक से करनी है, आपको अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होना है ताकि आप पूरी तरीके से भागो। एंड देन वंस यू आर इन दैट टॉप, व्हेन यू हैव कम, जैसे कि जब मैंने एसएसबी में सेलेक्ट हुआ तो नेवी में सिर्फ 18 इंजीनियर सेलेक्ट हुए थे पूरे इंडिया में। तो इंडिया में अगर आप अपने गली मोहल्ले में भी देखोगे तो 18 लड़कों को सेलेक्ट करना, उसमें भी एक चैलेंज हो जाता है। कॉलेज में भी आपकी क्लास में से 70 में से 18 सेलेक्ट होंगे, वो भी एक चैलेंज होता है। ये आपको पूरे इंडिया में करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बड़े कंपटीशन में हो, ठीक है, और आपने जब ये क्लियर किया कंपटीशन, तो एक एक स्टेप पे आपको सोचना है कि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप क्लियर भी कर सकते हो, नहीं भी क्लियर कर सकते हो। तो जब नहीं क्लियर करोगे तो व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी इज की चलो मैं और तैयारी करूंगा, और तैयारी नहीं करूंगा तो उसके बाद में मेरे अंदर एक सोल्जर है। तो जैसे मेरे अंदर आज की डेट में मेरे अंदर एक फायर है कि मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा और उसके बाद में ये भी करूंगा। तो मेरे अंदर वो फायर जगी रही, और बहुत लोग एनडीए देने के बाद में गिव अप भी कर देते हैं कि यार चलो क्या बात है, नहीं हुआ तो आगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर वो फायर लगी रही, मैंने वो फिर भी दिया और वो क्लियर हुआ। तो एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अंदर फायर जगाए रखें और पूरी कोशिश करके आपने देना है, अपना 110% देना है, ठीक है। और सेम टाइम में तैयारी इस चीज की रखनी है कि 110% देने के बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो आपकी गलती नहीं है, आपने तो अपना पूरा दिया ना। एक रेस है जिसमें उसेन बोल्ट भी भाग रहा है, तुम भी भाग रहे हो, सब लोग तेज भागे। अब अगर तुम भागे ही नहीं वहां पे, या फिर स्लो भागे, या फिर तुमने ट्रेनिंग नहीं करी भागने के लिए और ये सोचा कि मैं उसेन बोल्ट को बीट कर दूंगा, तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुमने अपना 100% दिया है और तुम 4th आए हो या 6th आए हो, तो देयर इज अ चांस दैट नेक्स्ट टाइम यू विल गेट ब्रॉन्ज मेडल। पहली बार सीधा नहीं मिलेगा ना, एक बार गोल्ड मेडल। तो देन कीप ट्राइंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ, यू विल कम टू नो एक बार देने के बाद में कि ऐसे इम्प्रूव करना है। फिर आपने इम्प्रूव किया, फिर आपने दिया, एंड देन डेफिनेटली यू विल इन दैट प्रोसेस, जो ये आप तैयारी करने का जो प्रोसेस है, इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। जैसे मैंने बताया जब मैं फेल हुआ, वो फेलियर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि यार मुश्किल आई लाइफ में, तो मैंने कैसे मुश्किल सिचुएशन को पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट किया और कैसे मैंने उसमें हैप्पीनेस ढूंढ ली। लवली इंटरेक्टिंग विद यू। आई होप आपको भी सेम फील हुआ होगा इंटरेक्ट करके, बट मुझे तो सच में मजा आ गया आपके एक्सपीरियंसेस जान के, सारी चीजें जो आपने शेयर करी। एज अ एस्पिरेंट जब आप थे, क्या माइंडसेट था, पूरा एक्सपोजर नहीं मिलना, वो देखना कि यार काश एक बार बात हो जाए, एक बार पता चले कैसे रहते हैं या क्या चीजें मैं करूं जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, और उसके बाद गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, वहां से एज अ नेवल ऑफिसर चीजें जानना, सीखना और उसके साथ साथ परफॉर्म करना, और फिर उसकी अपनी एक काफी अच्छी नेवल सर्विस के बाद आप अब कॉर्पोरेट में हो, चेन्नई में अपनी जॉब कर रहे हो। ऑल एंड ऑल एक छोटा सा बहुत ही ज्यादा लाइक रिच एक्सपीरियंस, एक रिच कल्चर, एक काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपने, आप उसके पार्ट थे। इट वाज अमेजिंग सर। जल्द ही हम दोबारा प्लान करेंगे, कनेक्ट करें, और जो हमारे एक्सपीरियंस है उन्हें, और अभी तो लाइक 1% भी हमने शेयर नहीं करा एक्सपीरियंसेस को, और दोबारा से कनेक्ट करें, जो एक्सपीरियंस है उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और ज्यादा उन्हें मोटिवेट करें। डेफिनेटली मैं अगेन लास्ट चीज यही बोलूंगा कि एस्पिरेंट्स को अगर कोई भी क्वेश्चंस हो वो इस पे कमेंट्स करें, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं आपको लगता है कि क्या और पूछ सकते हैं, किस तरीके से लाइफ होती है। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू नकुल।